सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कितने तरीके के, दो तरीके के कॉम्बिनेशन से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ऑन एन एक्सियल लाइन, और दूसरा मैंने बताया आपको ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों, ये हमने डेरिवेशन दोनों बहुत अच्छे से किए और आपको बताया था हमने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से लार्ज डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होती है दैट इज नॉट एज 1/r², दैट इज एक्चुअली 1/r³ राइट। अब एक और बात थी कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो एक्सियल केस पर इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ इक्वेटोरियल। क्लियर हुआ आपको? डेरिवेशन ने इनके कराए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में हम डाइपोल की बात करेंगे, कि पहले देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो एज नेम, द नेम ऑफ फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आपने देखा था लास्ट ईयर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक जैसा, है ना, सेम। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इंटेंसिटी इज एवरीवेयर सेम, सेम इंटेंसिटी एवरीवेयर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेटा थ्रू आउट सेम होती है। सो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, इसलिए जो लाइंस होंगी बेटा वो क्या होंगी? पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो ये कहलाता है आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ई है, और यहां पर एक हम डाइपोल रखने जा रहे हैं। रेड कलर का मैं डाइपोल बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने एक डाइपोल प्लेस कर दिया है, राइट। ये डाइपोल है, इसके ऊपरी हिस्से में प्लस क्यू है और निचले हिस्से में माइनस क्यू है। ओके, ये इसका सेंटर है, इसे सेंटर ओ बोल सकते हैं आप, राइट। एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज कंसीडर्ड एज 2l, l ऊपर l नीचे, राइट। अब आप बच्चों जानते हैं कि अगर किसी, आपने देखा था कि E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसकी बात करते थे? टेस्ट चार्ज की, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज ऐसे ही निकाला था ना हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यदि मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं किसी टेस्ट चार्ज पर, सो दैट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई, राइट। क्यू नॉट इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगा। सो बेटा यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है, और इस पर लगने वाला फोर्स कितना बचेगा बनेगा बेटा? दैट इज इक्वल्स टू क्यू ई, राइट। तो क्यू ई अमाउंट का फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की वैल्यू आएगी, अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई। मतलब इसे क्या लिख सकते हो? F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ माइनस सी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जस्ट अपोजिट साइड में लगेगा ये फोर्स। तो बेटा ये बैक साइड में फोर्स हो गया, राइट। ये आपके पास में बैक साइड में फोर्स हो गया। अब आप देखिए, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं एंड दे हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो क्या क्रिएट करते हैं बेटा? वो टॉर्क क्रिएट करते हैं, राइट। क्या क्रिएट करते हैं? टॉर्क। और इस टॉर्क का जो वैल्यू होता है, टॉर्क मींस अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे रोटेशन में आपको टॉर्क मिलता है, लाइक। तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। ओके, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। ओके, तो यहां पर एक लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है? ये है लाइन ऑफ एक्शन। यहां पर लाइन ऑफ एक्शन कहाँ बनेगी? ऐसे बनेगी। इसकी कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी, क्योंकि एक फोर्स यहाँ पे प्लस क्यू ई लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस क्यू ई। तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूं। दिस वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस।
क्लियर? तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए है। सो सिंपल, इस डिस्टेंस को मैं निकाल सकता हूँ। ये एंगल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल कितना बना रहा है देखिए। अब ऊपर डाइपोल को देखना पड़ेगा हम लोग को। ये देखिए डाइपोल है, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, मींस दिस इज पी वेक्टर, राइट? और ये जो वेक्टर है एवरीवेयर इट इज ई वेक्टर। तो आप देखें तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। यहाँ पे मैं थीटा एंगल बना देता हूँ। ओके, ये देखिए, ये एंगल अपना थीटा है। क्लियर? तो ये एंगल भी थीटा होगा, एवरीवेयर ये एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। चलिए, तो मैं इस थीटा को यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, कोई दिक्कत? हाँ, ये थीटा यहाँ पे है और ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स मान लेता हूँ मैं, और ये तो मुझे पता ही है 2l। तो ये चीज तो हाइपोटेनस बन रही है, ये राइट एंगल है और ये परपेंडिकुलर है। तो मुझे एक्स निकालने के लिए क्या लगाना चाहिए? मुझे एक्स निकालने के लिए लगाना चाहिए साइन थीटा। So sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. So that is equals to 2l. So x equal to कितना आ गया? 2l sin theta. ये हो गया perpendicular distance between line of action of forces. Clear? अब आपको टॉर्क निकालना है। सो आप जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू, अभी मैं स्केलर फॉर्म में बताऊंगा फिर बाद में वेक्टर फॉर्म बताऊंगा। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। बेटा फोर्स यहाँ पे क्या आएगा? क्यू ई इंटू डिस्टेंस आपने क्या निकाली है? 2l साइन थीटा, राइट? मैं रीअरेंज करता हूँ, कैन आई राइट क्यू इंटू टी एल? श्योर, इंटू ई साइन थीटा, राइट? क्यू और 2l को क्या बोलते हैं बेटा आप लोग? पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी। पी मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज पी ई साइन थीटा। तो बेटा ये बन गया आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। क्लियर? अब यदि इसे वेक्टर लगाएं तो देखिए, अगर वेक्टर फॉर्म में यदि देखा जाए तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है, मतलब बाहर की ओर निकलेगा ये, राइट? तो इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए, टॉर्क इक्वल्स टू मॉड पी, ये पी को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड पी ही लिख सकते हैं, या पी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, पी ई साइन थीटा। तो डायरेक्शन जो जाएगी बेटा टॉर्क की कहाँ जाएगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एन कैप, क्योंकि एक रोटेशनल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है, राइट? सो आप इसे क्या लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में? टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। याद आया कुछ बच्चों? आप क्या लिखते थे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप को क्या लिखते थे आप लोग? ए क्रॉस बी, राइट? सो दैट इज वाई इट बिकम्स पी क्रॉस ई। तो ये बन गया आपका बेटा इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर? चलिए, तो हमने पढ़ा क्या? हमने ये पढ़ा कि टॉर्क की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई होती है। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क जो जनरेट होगा दैट इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, और स्केलर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है ना? ज्यादातर आपको बेटा न्यूमेरिकल के लिए पी ई साइन थीटा यूज होगा। क्लियर? अब देख लेते हैं बेटा, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। और कब होती है? जब थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। सो यहाँ पर टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी P इंटू ई, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। सो बेटा नोट करें, मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू कितना होगा? P इंटू ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, नाउ साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब? व्हेन थीटा इक्वल टू 0। मतलब बेटा ये देखो, 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, मतलब अगर कोई टॉर्क आपका, सॉरी डाइपोल आपका फील्ड के एकदम 90 डिग्री पे है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, राइट? ये देखिए फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, तो इस समय बेटा इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब पी और ई पैरेलल हो जाएंगे, तो ये देखिए ये ई है और इसी डायरेक्शन में एक पी रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। क्लियर? तो देखिए ई और पी की डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री? 0 डिग्री। सो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0, क्योंकि साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट?
So torque equals to PE sin theta. So if theta equal to 0, then torque equal to 0, and this will be the minimum value of the torque. Any problem? चलिए बच्चों, तो क्लियर हो गया एकदम सभी को ना अच्छे से? चलिए देखिए, आपके सामने ये सिचुएशन दी गई है। लेट अ डाइपोल, टॉपिक का नाम क्या है? डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डाइपोल को रख रहे हैं, बाद में टॉर्क निकालेंगे, क्योंकि डाइपोल को रखने पर टॉर्क भी निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकलेगी, है ना, कई चीजें निकलेंगी, उनको हम बारी बारी निकालते हैं। चलिए, so our topic is dipole in a uniform electric field. Let a dipole be held in a uniform electric field, vector E, okay, at an angle theta with the direction of vector E. So this is our dipole, and this dipole has been kept making an angle theta, okay, right, with electric field E, right. So बेटा क्या होगा, देखो प्लस क्यू पर प्लस क्यू ही लगेगा, माइनस क्यू पर माइनस क्यू ही लगेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसलिए क्यू ही लगेगा बट नेगेटिव साइड में। एग्री? सो मैंने वेक्टर के रूल से पी क्यू ई को पीछे बना दिया। नाउ दिस डिस्टेंस टोटल इज इक्वल्स टू 2a और 2l, वट एवर यू वॉन्ट। 2a ले लिया हमने यहाँ पे, है ना, 2l भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डायरेक्शन जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू पी वेक्टर। क्लियर? तो बेटा यहाँ देखो, पी वेक्टर ई वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्लियर? वैसे मैंने आपको बताया भी है कंपोनेंट से कि अगर कोई चीज एक क्वांटिटी 2a है, सो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा जो कंपोनेंट टूटता है दैट इज इक्वल टू 2a cos थीटा, और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट टूटता है दैट इज इक्वल टू 2a sin थीटा। याद है b cos थीटा b sin थीटा बच्चों? हाँ, तो दो कंपोनेंट होते हैं, तो डायरेक्टली देख लीजिए ये कितना टूट गया, 2a sin थीटा। एग्री की नॉट एग्री? हाँ, और आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, बाई ट्रायंगल रूल से। सो बेटा ये बन गया अपने पास में 2a sin थीटा। क्लियर? नाउ अब नेट फोर्स हम बात करते हैं डाइपोल की। नेट फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि एक तरफ लग रहा है नेगेटिव क्यू ई बैक साइड, और एक तरफ लग रहा है प्लस क्यू ई। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। याद रखिएगा, डाइपोल में नेट फोर्स कितना होता है? 0, राइट। मींस डाइपोल जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेट फोर्स 0 होने के कारण कोई एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन भी 0 होगा, राइट। सो देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, मतलब डाइपोल अपनी जगह से नहीं खिसकेगा। द फोर्सेस on the charge plus q and minus q resulting in a torque on the dipole which rotate the dipole। अब इसके कारण, इन दो फोर्सेस के कारण डाइपोल जो होगा हमारा इस पोजीशन के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगा। बोलिए यस कि नो? क्योंकि आप खुद ही महसूस करिए, एक पेन रखिए और एक पेन को यहां से खींचिए और यहां से खींचिए, आप देखिए वो पेन आपका घूमना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, घूमना शुरू कर देगा। कब तक शुरू कर देगा? जब तक ये फील्ड के अलाइन ना हो जाए, कि प्लस क्यू यहां पहुंच जाए और माइनस क्यू यहां पहुंच जाए। क्लियर हो गया? जैसे ही प्लस क्यू यहां पहुंचेगा, तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स प्लस क्यू यहां लगेगा, और इस पर फोर्स पीछे की तरफ माइनस क्यू ई, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में क्यू ई अपोजिट लगेगा। बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स यहाँ है उतना फोर्स यहाँ है, और ये खींचना, ये घूमना बंद हो जाएगा। ये घूमना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर? सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल अलाइन हो गया है इस केस में, मतलब P और E की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। क्लियर? और P और E के बीच में जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो टॉर्क कितना आता है? 0, बताया था अभी आपको। सो टॉर्क 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, सेट हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगा ये बेटा? आपको घूमेगा। दस द टॉर्क, the force on charges plus q and minus q resulting in torque on the dipole which rotate the dipole. Thus the torque tend to align the dipole axis along the direction of field E. इसलिए जो डाइपोल है कोशिश करेगा अपने आप को अलाइन करने के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है किसके इक्वल होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी पैरेलल फोर्सेस, राइट? और यू कैन से force multiplied by line of action between them. So torque is equals to QE multiplied by 2a sin theta. Now Q into 2a, बताया था आपको, this is what, this become P. P means, P means what? Electric dipole moment. So it become PE sin theta. Now P sin theta को आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E.
टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। सो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। सो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकल रही है, मतलब राइट हैंडेड रूल से निकलेगी। किससे निकलेगी? राइट हैंड रूल से। तो आपको मैं बता दूं कि आप राइट हैंड रूल से कैसे निकाल सकते हो। जैसे यहां पर ये देखिए, आपके पास में ये पी की डायरेक्शन है, बिकॉज दिस इज माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू। क्लियर? और यहां पर क्या जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो पी क्रॉस ई का मतलब होता है रोटेट पी वेक्टर टुवर्ड्स ई वेक्टर। तो आप इसको इस तरफ घुमाएंगे। तो अपना दायां हाथ लीजिए और पी की डायरेक्शन में उंगलियों को सीधे रखेंगे और घुमाइए ई की तरफ। तो देखिए अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा होगा। आपका जो अंगूठा है वो कहाँ जा रहा होगा? अंदर की तरफ। ये अंदर से जा रहा होगा अंगूठा, राइट? तो आप क्या कर रहे हैं? पी को ई की तरफ घुमा रहे हैं। तो पी को ई की तरफ घुमाएंगे, अंदर की तरफ अंगूठा जाएगा। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की? इनवर्ड। समझ में आ गया? हाँ, तो पी क्रॉस ई मतलब रोटेट पी वेक्टर टुवर्ड्स ई वेक्टर। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे डाइपोल स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकेंड, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और डाइपोल की डायरेक्शन आपकी पीछे हो गई है, मतलब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो अपोजिट हो चुकी है। तो इस केस को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डन। सो दिस इज कॉल्ड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए इसको जल्दी से डेरिवेशन बनाइए। चलिए देखिए, अगला सिलेबस में हमारा टॉपिक क्या है। हमने अभी क्या किया आपको? हमने आपको बताया सिलेबस में जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख ली हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कर लिया, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, तो देखिए डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, हमें केवल क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म पढ़ना बच्चों। सो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क इन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए। तो हमें केवल यूनिफॉर्म पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म हमें नहीं पढ़ना। तो नॉन यूनिफॉर्म की चीजें हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, आ जाते हैं सीधे सीधे न्यूमेरिकल पे। कल जो मैंने आपको कंसेप्ट कराए हैं उन पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर आपको लास्ट लाइन देखो, क्या फाइंड करना है ना? फाइंड क्या करना है? पहला फाइंड करना है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो भैया हमें कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है और दो पोजीशन पे डिटरमाइन करना है। एक एक्सियल पोजीशन है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन है। और दोनों के कल मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे। दोनों के कल आपको फॉर्मूले बताए थे। एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला होता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला होता है kp/r³। के मतलब 9 × 10⁹ क्लियर? चलिए अब आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको P निकालना पड़ेगा। P का मतलब होता है Q × 2a। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। टू चार्ज ऑफ +-10 माइक्रोकुलम, मतलब एक +10 माइक्रोकुलम है, एक -10 है। तो यहाँ पे मैंने -10 रख दिया और यहाँ पे +10। तो ये जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, P की डायरेक्शन। तो P इक्वल टू कितना होता है? Q × 2a। तो Q तो 10 माइक्रोकुलम है, मतलब 10 × 10⁻⁶ इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ओके, वेट 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 वेट, सॉरी 5 mm अपार्ट, नहीं 15 सेंटीमीटर नहीं, ये दोनों एक दूसरे से 5 mm के बीच में है। मतलब बेटा यहाँ पे जो 2a लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 5 mm। तो 5 × 10⁻³ इसको मीटर में बदल लिया, 5 × 10⁻³ नाउ ये आ गया अपने के पास में, कितना आ गया? P आ गया। क्लियर? अब आपको दो सिचुएशन दी गई हैं, इन दोनों सिचुएशन में आपको फॉर्मूला लगा करके निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला, अपॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर। एक 15 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, ठीक है ना? वहां पे निकालना है। तो हमने क्या बताया था आपको? सेंटर से ले करके जो डिस्टेंस है इसकी कितनी है? 15। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमको क्या निकालना है? निकालना है हमें, वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपको फॉर्मूला बताया गया है
ई इक्वल्स टू होता है 2 के पी आई बार आर क्यूब। तो 2 पता है, के पता है, पी भी पता चल चुका है। आर मतलब 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर, बिकॉज 15 अपॉन 100 कर देंगे, सो 0.15 आ जाएगा। इसका होल क्यूब कर दिया और सॉल्व हो गया, इतना आ गया। क्लियर। अब ये एक्सियल पोजीशन है, तो आपको पता है कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल की डायरेक्शन की होती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी, बट इक्वेटोरियल में अलग होती है। नाउ ई टू इज इक्वल्स टू अगेन के पी बाई आर क्यूब, वैल्यू पुट करिए और ये आ गई, एंड दिस इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। ये पी वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट में आएगी। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, अभी करवाएंगे, नहीं बनेगा तो बच्चों फिर से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए इक्वल टू इतना एंड क्यू बी इक्वल टू कितना, मतलब दोनों ही इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब डाइपोल पेयर करेंगे। लोकेटेड एट ए पॉइंट 0 0 -15, मतलब वाई जेड एक्सिस में बेटा -15, एक पीछे और एक आगे, तो इसे पॉजिटिव जेड ले लिया, क्या है 0 0 +15 और 0 0 -15। बेटा दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, राइट। व्हाट आर द टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज तो जीरो हो ही गया भाई साहब, ऐड कर दोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो सो सिंपल, Q इंटू 2L, तो Q तो जो भी है कितना कूलम है, 2.5 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया Q, और 2L दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, तो मल्टीप्लाई बाय 30, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड। क्लियर। सो Q इंटू 2A, तो ये देखिए 0 का डिवाइड कर दिया 100 का, 0.30 बन गया, एंड दिस इज द अलोंग डिस्टेंस। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव जेड, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव जो रखा हुआ है इधर रखा हुआ है, और पॉजिटिव यहाँ रखा हुआ है, तो निगेटिव चार्ज निगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, ये देखिए, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन किधर की हो जाएगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएगी, बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दिस इज डन। यहाँ पर तक आप जल्दी से करिए, एक न्यूमेरिकल लगाइए सभी लोग। क्वेश्चन ये वाला ऊपर वाला, इसको करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्सप्लेन करता हूँ कि कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। बहुत बच्चे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम फील करते हैं, तो उस कैलकुलेशन को कैसे करना है देखिए। जैसे ये दिया है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁸, तो 9 5 जा 45 कर लीजिए, और 10⁻⁹ और 10⁻⁻8, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा इंटू 10⁻1 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 8 गए 1, राइट। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप जो है 0.15 एक बार, 0.15 दो बार, और 0.15 तीन बार। क्लियर। अगर इसका आप ब्रेक करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, राइट। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 15 बचा है, तो 15 को 5 से, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, एंड 5 3 जा 15, एंड 5 20 जा 100, राइट। 3 से 45 जाएगा 15 बार, 3 से 15 जाएगा 5 बार। अब बच गया क्या आपके पास में, 5/3, इधर पे बचा 5, इधर पे बचा है नीचे 3, 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब 8, और 000 1 2 3, बिकॉज ये राइट, और यहाँ पे 10 भी है, तो एक और जीरो। क्लियर। अब देखिए 3 को हमको डिवाइड करना है 5 से, और एक काम करिए काम कि इसे 8 5 जा 40 बना लीजिए आप, 40/3। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो इंटू 10⁻⁴ कर लें, 40 में 3 का डिवाइड कर दें, आंसर लिख दें 40/3, और 4 जीरो को यहाँ पे 10⁻⁴ लिख दिया बच्चों, तो कितना 40/3, 40 में 3 का डिवाइड किया, सो 3 1 जा 3, और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे जीरो, 3 3 जा 9 1, फिर अगेन जीरो डेसिमल आएगा, सो मतलब 13.3, सो आंसर विल बी 13.3 इंटू 10⁻⁴। क्लियर। सो देखिए आंसर यहाँ पे, ये देखिए 13.3 इंटू 10⁻⁴, 10⁵ कर दिया है तो एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, है ना। तो यदि आप 10 का ऊपर मल्टीप्लाई और 10 का नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया 10⁵, और एक डेसिमल इसको क्या करे, पीछे कर देगा, सो 1.33 इंटू 10⁵ ठीक है।
तो डेसिमल के इस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस आपको करने हैं, नोट कर ले। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप मेटेलिक बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए तो अब हम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले दो तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा दो प्रकार का। मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है बेटा यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, एक होगा यूनिफॉर्म, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हर जगह चार्ज डेंसिटी एक जैसी हो, मतलब हर जगह चार्ज एक जैसा आया हुआ हो। जैसे कि आपके मान लो ये आपके पास में कोई बोर्ड है, स्लेट बोर्ड है, राइट। और आपने क्या किया है, इस पे कलर कर दिया है। क्या कर दिया आपने इस पे, कलर। सपोज येलो कलर किया आपने, तो आपने पेंट ले करके येलो कलर कर दिया है। बोलो यस नो। तो आपका जो येलो कलर का पेंट है बेटा, वो हर जगह न ज्यादा न कम, बिल्कुल बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर, इक्वल मात्रा में गया है, मतलब एवरीवेयर चार्ज डेंसिटी सेम है। बोलो हाँ है ना, चार्ज डेंसिटी सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अच्छा ये आपको किस में देखने को मिला बेटा, ये केवल आपको मेटेलिक बॉडी में देखने को मिलेगा। समझ में आया, ऑटोमेटिकली मेटेलिक बॉडी में पूरा का पूरा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, बराबर बराबर। क्लियर, यस। तो ये हो गया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए ऐसा समझो कि आपने इसी स्लेट को लिया और एक कलर के डिब्बे में आपने इस स्लेट को डुबा दिया, डिप कर दिया। इसके अंदर क्या भरा हुआ था, एक येलो कलर भरा हुआ था, राइट। और आपने इस येलो कलर में ला करके इस स्लेट को डिप कर दिया है। इस तरीके से ये स्लेट आई है और ये आपने इसमें शीट या स्लेट डिप कर दी है। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। और इसको बाहर निकाला है। अब नेचुरली आपने इसको पेंट से तो ब्रश ब्रश से तो पेंट किया नहीं है। जब आप बाहर इसको खींचोगे तो हालत इसकी कैसी होगी, ऊपर का जो पेंट है वो धीरे धीरे ट्रेवल करके नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर नीचे वाला जो पेंट होगा बेटा वो डार्क हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। इधर पे जो पेंट आएगा आ जाएगा कि नहीं होगा गाढ़ा, ये गाढ़ा हो जाएगा, है ना। मगर जो ऊपर वाला पेंट है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा, दिख रहा है आपको ऐसा। हाँ, ऊपर वाला पेंट जो है लाइट रहेगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई ऊपर से वो ट्रेवल हो रहा है पेंट। तो ये वाला एरिया आपको डार्क मिलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। और ये वाले एरिया आपके लाइट रहेंगे। कहने का मतलब है कि चार्ज हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हाई है, जैसे कलर आ गया था, पेंट आ गया था, ऐसे ही चार्ज यहाँ पे हाई हो गया है। बोलो हाँ है ना, चार्ज नहीं हाई हुआ है, चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई है। और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बेटा कि नहीं, नॉट क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्री। तो दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे हम लोगों ने देखे हैं, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें यूनिफॉर्म भी पढ़ना है और हमें नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म की मदद से नॉन यूनिफॉर्म आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है बेटा। हम्म, तो अब हम पढ़ने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। मैंने बताया आपका कि दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म
और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको मेटल में देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा? मेटेलिक बॉडी में। ऑटोमेटिकली उसमें यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्लियर? अब चार डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। फर्स्ट इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है बेटा? पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज जो होता है वो वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ओनली लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस में होगा बेटा? ओनली लेंथ में। दूसरा कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब आइए देखते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास में एक लाइन है, एक लेंथ है। अगर आप इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर पॉइंट पर इक्वल चार्ज जाके सेट हो जाए, बैठ जाए। क्लियर बेटा? मेटेलिक बॉडी है, आराम से चार्ज जाएगा और पूरी लेंथ को ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा? और हर जगह इक्वल डेंसिटी में हुआ है। अब यहाँ पर सो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या डिफाइन होती है? लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन होती है बेटा? लाइन चार्ज डेंसिटी। क्लियर बेटा? सो बच्चों यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है। कैसे डिफाइन होती है? अगर टोटल क्यू अमाउंट का चार्ज, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्यू एंड दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ एल। इफ the amount of charge distributed on length L is Q, then on unit length the amount of charge distributed is Q by L. Yes or no? अगर L लेंथ पे टोटल Q चार्ज आ रहा है तो यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला चार्ज कितना है? Q by L. दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज गया? दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी Q by L. क्लियर? ये कहलाता है लाइन चार्ज डेंसिटी Q by L. क्लियर? अब नॉन यूनिफॉर्म में जब आप जाएंगे तो इसी के कंसेप्ट का थोड़ा सा हाई लेवल में इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे? लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा आप यहीं पर समझिए कि अगर मैंने थोड़ी सी लेंथ को डीएल मान लिया। क्या मान लिया बेटा? डीएल। तो डीएल पे जो चार्ज आएगा वो भी थोड़ा सा आएगा, सो दैट इज कॉल्ड डी क्यू। क्लियर? सो आई कैन से पहला वाला कि डीएल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला चार्ज कितना है? डी क्यू। सो यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला चार्ज कितना होगा? डी क्यू बाई डी एल। राइट? सो हियर सिग्मा इज ऑल्सो कॉल्ड डी क्यू बाई डी एल। क्लियर हुआ? बेटा इस कंसेप्ट का यूज नॉन यूनिफॉर्म के लिए यूज होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में आप बिल्कुल छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लेंगे, देन उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? यस। सो एट सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। एक चीज याद रखेंगे यहां से, एज सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। सो सिग्मा डॉट डी एल इक्वल टू कितना हो गया? डी क्यू। राइट? इंटीग्रेट बोथ द साइड। सिग्मा डॉट डी क्यू, सॉरी डी एल, सिग्मा डॉट डी एल इज इक्वल्स टू कितना हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। क्लियर? बेटा आप जानते हैं, पढ़ के आए हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स होता है। तो डी क्यू का कितना हो जाएगा? क्यू। सो क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिग्मा डॉट डी एल। तो जब भी आपको चार्ज की टोटल अमाउंट निकालनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे सिग्मा डॉट डी एल करना पड़ेगा। एल की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, मान लीजिए दिस इज एल इनिशियल और ये एल फाइनल, कयामत से कयामत तक। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे चार्ज जो होगा एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये एक शीट है मेटल की, और आपने इस मेटल शीट का कनेक्शन एक सोर्स चार्ज से कर दिया है प्लस क्यू से। तो प्लस क्यू पूरे तरीके से आकर के इस पे ऑक्यूपाई हो जाएगा।
एंड दाना दाना एक समान, राइट? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया इज एस कह लो या ए कह लो, क्या अच्छा लगेगा बच्चों, एस और ए? एस। सो एस ले लेते हैं। एस सरफेस एरिया पर अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज क्यू, सो यूनिट सरफेस एरिया पर दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस। सो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड, बेटा इसको सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिग्मा। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। So this is called surface charge density, and sigma is equals to q by s, or somehow you can take q by a. A means area and s means surface area, दोनों चीजें एक ही हैं, right? ये आ गया। So ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। पहली देखी लाइन चार्ज डेंसिटी, सेकेंड देखी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यदि इसी को आप इसमें यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म के केस में ले जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर शीट लेनी पड़ेगी पूरा निकालने के लिए। दिस इंक्रीमेंटल शीट इज कॉल्ड डीएस, राइट? एंड दिस एलिमेंटल शीट द अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड dq और whatever स्मॉल dq, ओके? सो इसको फिर हम यहाँ पे डील करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ds अमाउंट ऑफ एलिमेंटल एरिया पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? dq। So in unit length it is equals to dq by ds, right? यूनिट लेंथ पे कितने होंगे? dq by ds। तो ये कहलाएगा सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू dq by ds, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? ये बेटा वेरिएबल फील्ड के लिए लगेगा जहां पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ देखेंगे यदि, तो सिग्मा के साथ ds को ले आएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा? dq, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? q इधर बन जाएगा, dq का कंप्लीट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू सिग्मा डॉट ds। क्लियर? बन जाएगा बेटा। सो ये हो गया इंटीग्रेशन फॉर्म इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब लास्ट देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना? देखिए वॉल्यूम में, सो अब हम बता रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास सपोज कोई बेटा एक गोला है, ओके? अच्छा, मेटल के गोले में आप चार्ज अंदर नहीं भर सकते हो, नॉन मेटल का ही होगा। आपने इसके अंदर जो है कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि पूरा का पूरा चार्ज चला जाए, और चार्ज पूरा इसके अंदर, जैसे तरबूज के अंदर जैसे पल्प बिखरा हुआ होता है इवनली, ऐसे पूरे के पूरे चार्ज अंदर चले गए हैं, राइट? अब चार्ज कहाँ बैठे हुए हैं? वॉल्यूम में। सो बेटा v वॉल्यूम ने कितना चार्ज ऑक्यूपाई कर रखा है? q। v volume occupy q charge, then unit volume occupy q upon v charge, right? This amount of charge occupied by unit volume is called volume charge density. This is denoted by rho, rho equals to q by v, right? Rho equals to q by v. This is called volume charge density. Any problem? अब आप यदि इसका छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लें लाइक दिस, सो इसमें छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा? dv, और इसके अंदर छोटा सा चार्ज होगा dq, राइट? सो dq amount of charge in dv volume, elemental volume, the amount of charge is dq, right? So in unit volume the amount of charge equals to dq by dv. Clear? So rho volume charge density is equals to dq by dv. Clear? So now rho dv equals to integration of dq. So this is q equals to integration of rho dv. समझ में आया कि नहीं आया? वॉल्यूम की लिमिट रख देंगे v इनिशियल से v फाइनल, आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस रिसाइट इट। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बॉडी। फर्स्ट इज कॉल्ड discontinuous, second is called continuous, right?
डिसकंटिन्यूअस को आप नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, एंड कंटिन्यूअस को आप यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, राइट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दाना दाना एक समान, क्लियर। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन अ बॉडी एंड डिफरेंट प्लेसेस। जैसे बेटा मान के चलो आपने कहीं पर पेंट किया अपने मन से, तो कहीं अच्छा पेंट कर दिया और कहीं कम पेंट किया, समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेटा एस की प्रॉब्लम किससे होंगी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, क्लियर। But continuous in this distribution, the charge are equally distributed on a body or object. There are three type of continuous charge distribution. First, linear charge distribution, right? Second is surface charge distribution, and third word is volume charge distribution. Clear, beta? Now, linear charge distribution, it is represented by, अब linear charge distribution तो एक process है, इसके अंदर क्या पढ़ना हम लोग को, linear charge density. So linear charge density is denoted by the term lambda. So lambda is equals to Q upon L. Clear? And in variable form, so it is represented by the linear charge density lambda. Linear charge density lambda is equal to charge per unit length. Okay, क्या बन जाएगा बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और डिफरेंशिएशन फॉर्म में डी क्यू बाई डी एल और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। क्लियर। ये देख लीजिए यहाँ पे 5 चार्ज है और लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाई एल। क्लियर। यहाँ पे इतना चार्ज है, टोटल चार्ज अमाउंट इज कैपिटल क्यू, और किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे, एंड व्हाट विल बी द लेंथ, 2 पाई आर। So lambda equal to q upon 2 pi r, right? Surface charge distribution. Surface charge distribution, whenever the charge is distributed on the surface, okay, it is represented by surface charge density sigma. Okay, actually surface charge density is represented by the letter sigma. Clear? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो एक टॉपिक हो गया, उसके अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, टोटल चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया ए, या वेरिएबल फॉर्म में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, और यू कैन से डी क्यू बाई डी एस। क्लियर। यूनिट चार्ज की कूलम, एरिया के मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे सिग्मा के कुछ एग्जांपल, चार्ज स्फीयर पूरा सरफेस पे जाएगा, चार्ज प्लेन शीट पूरा सरफेस पे जाएगा, चार्ज सिलेंडर बेटा पूरा सरफेस पे जाएगा, क्योंकि ये सब के सब क्या है, कंडक्टिंग है। क्या है बेटा, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब मेटल, और मेटल के ऊपर पूरा चार्ज होता है बेटा सरफेस पे होता है, राइट। Now, last is volume charge distribution. In volume charge distribution, the term is volume charge density. Charge per unit volume, okay, it is equals to Q upon V. And in variable form, delta Q upon delta V. It is also called dQ by dV. Right, बेटा? यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। एग्जाम्पल, अब देखो बेटा, वॉल्यूम में कभी भी मेटल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इंसुलेटर इंसुलेटर में ही होगा, समझ गए ना। क्योंकि मेटल में कभी भी चार्ज अंदर रह नहीं सकता, ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे और फाइनली ये सरफेस पे आ जाएंगे। इसलिए मेटल का पूरा चार्ज कहाँ पे होता है बेटा, सरफेस पे। बट नॉन मेटल में ये देखो, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे किसका कंसेप्ट आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल से हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ये देखिए यहाँ तक हो चुका है। तो कल हम स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली प्लेन शीट एंड मतलब कल हम पूरा गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन खत्म कर देंगे बस। तो 3 एप्लीकेशन है इसके और एक गॉस लॉ है, वो हमको फिनिश करना है और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा पहला, राइट। चलिए तो कल मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच।